ठीक है। एक इंसान है उसने उसको गोली मारी। पहलगाम का गाजी कौन है? इस पूरे घटनाक्रम का गाजी पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान की आईएसआई। थोड़ा बताइए हुआ। क्या हमने बाइसन वैली को बिल्कुल छोड़ दिया? मेरे हिसाब से ये सिक्योरिटी लैब्स। परमाणु कितना खतरनाक और कितना शक्तिशाली होता है? अमृतसर से लाहौर 25 किलोमीटर है कि अगर इंडियन आर्मी लाहौर को टारगेट करती है तो क्या उसका असर अमृतसर तक भी आएगा? क्या ये पैनिक सिचुएशन है पाकिस्तान में या हमें भी पैनिक करने की जरूरत है? दिलो साहब, आप दोबारा जाना चाहेंगे कश्मीर? बिल्कुल इस हमले के बाद भी? बिल्कुल अपनी बिल्कुल। फैमिली को लेकर। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। न्यूज 18 के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम जिक्र इस समय देश की स्थिति पर करेंगे और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम में जो हुआ उसका असर किस तरह से नजर आ रहा है। मैं जिक्र करूं आज के मेहमान का, उनसे आपका तारुफ करवाऊं, लेकिन उससे पहले एक लाइन पिछले कुछ टाइम में बहुत चर्चा में रही है। इनफैक्ट जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी किताब है, ये उनकी बुक है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। जहाँ बहुत सारे दर्शक हमारे समझ चुके होंगे। आज के जो खास मेहमान हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों सर। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के ऊपर आपका। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर मैं शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपकी किताब का जिक्र कर दिया, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। मैं हर चीज़ के ऊपर समझने की आपसे कोशिश करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहलगाम का गाजी कौन है? आपको समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली हम किसको कसूरवार माने? गाजी कौन है? देखिए, कश्मीर में जो घटनाक्रम आतंकवाद का हो रहा है पिछले करीब 35-36 साल से, इस पूरे घटनाक्रम का गाजी पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान की आईएसआई है। क्योंकि जितना भी आतंकवाद कश्मीर में फैल रहा है, उससे पहले पंजाब में था, ये तमाम आतंकवाद को ट्रेनिंग देना, उनको इक्विपमेंट देना, उनको फाइनेंस करना, उनकी फिर इन्फिल्ट्रेशन करवाना, उनको कोऑर्डिनेट करना, प्लानिंग करना और लास्ट मिनट तक किसी भी ऐसी घटना को, पुलवामा जैसी, उसको एग्जीक्यूट करना। ये तमाम जो सूत्र हैं, इनका सूत्रधार पाकिस्तान मिलिट्री है। तो कश्मीर का गाजी पाकिस्तान आर्मी। सर थोड़ा सा समझाइए। मैं पहलगाम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। पुलवामा हुआ, उससे पहले उरी हुआ, बहुत सारी घटनाएं देश में हुई हैं। मैं अगर स्पेसिफिकली फोकस करूँ, आप जिक्र कर रहे हैं कि अब चाहे पाकिस्तानी आर्मी है, ISI है, किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं? ये डायरेक्टली फेस के साथ ऑपरेट करते हैं या इनकी कोई अलग से विंग बनी हुई है जो ऑन पेपर्स नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप सुनो, उनके अधिकारियों को या उनके पॉलिटिशियंस को, तो उनके पास तो सीधा सा जवाब होता है कि सबूत दीजिए, आप बिना बात के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये अगर आप देशवासियों को समझा पाएं कि एग्जैक्टली किस तरह से ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान। आईएसआई की आपने बात की जी। आईएसआई कश्मीर उनका एक मेन मिशन है और जो कश्मीर डेस्क आईएसआई में है, वो पूरा जो मैंने बात बताई पहले, सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल टेररिस्ट से लेकर के एग्जीक्यूशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स, वो पूरा आईएसआई कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो उनका कश्मीर डेस्क है, वो फॉरेन में भी अपने डायस्पोरा के थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू, फॉरेन में भी कश्मीर का जो मुद्दा है उसको एकदम से, जिसको कहते हैं कि सुर्खियों में रखना चाहता है, वो भी करता है। इसके अलावा आईएसआई और भी बहुत से काम करती है, जिनमें सारे गंदे काम, जो लोकल पॉलिटिशियन को कैसे कंट्रोल करना, कैसे ब्लैकमेल करना, इलेक्शंस को कैसे रिग करना, और फौज की जो मजबूती पकड़ है जी, उसको कैसे पूरा रखना। तो ये सारे काम भी आईएसआई करती है, लेकिन उसका मेन जो डेस्क है वो है कश्मीर डेस्क। और उसमें जैसे मैंने बताया, पोटेंशियल टेररिस्ट को सिलेक्ट करना से लेकर के टेररिस्ट घटना को अंजाम देना और उसको इंटरनेशनल न्यूज़ में बनाए रखना जी, ये तमाम काम पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान मिलिट्री के इशारे पे करती है। कुछ एक्शन तो आईएसआई के ऐसे हैं, जहाँ पाकिस्तान मिलिट्री की, जिनकी जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट जी, जैसे नवाज शरीफ थे कारगिल के टाइम पे, नवाज शरीफ को मालूम ही नहीं था कि परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ कर दी है। और इस बार भी मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ को मालूम है कि पुलवामा में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं नहीं है, एक ही बात। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ।
अभी पिछले पुलवामा के बाद में उनके जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं वो एकदम अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, किसी प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आ रहे हैं, कहीं उनकी विजिट का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। आज ही उनकी एक विजिट दिखाई गई कि पाकिस्तान के फॉरवर्ड बंकर्स में गए हैं और वो भी पुरानी फोटो लगा करके वो विजिट को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे आसिफ मुनीर अभी फॉरवर्ड एरिया की रखी कर रहा है। तो वो एकदम से बैकग्राउंड में हो गया जहां तो उसको बोला गया। ऐसा क्यों है सर कि वो क्योंकि अगर मैं लगातार आपको भी सुन रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि आसिफ मुनीर की जो स्टेटमेंट है, टू नेशन स्टोरी हो या फिर हिंदू मुसलमान उसने जो किया, तो बहुत अग्रेसिव थी वो, तो एकदम से अंडरग्राउंड क्यों, वही डर गया या क्या हुआ? हाँ, वही उसी पे मैं आता हूँ। पर उससे पहले आज तक किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कौन है। सिर्फ इतना ही मालूम था कि पाकिस्तान आर्मी सब कंट्रोल करती है। अभी अचानक पिछले 7 दिन से डिफेंस मिनिस्टर उनके आकर के अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिस आदमी का वजूद दुनिया को नहीं मालूम था, जिस आदमी की पोजीशन के बारे में नहीं मालूम था, जिस आदमी का नाम तक नहीं मालूम था जी, और उसकी कितनी चलती है ये हम सबको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ जिस स्टेटमेंट की आपने बात की, जो उन्होंने अपने डायस्पोरा को दी, यानी कि जो उनके जो मुल्क के लोग बाहर रह रहे हैं जी, उसमें उन्होंने 2 बातों का जिक्र किया था। एक बात थी जो सीधा सीधा टू नेशन थ्योरी की तरफ इशारा करती है कि हिंदू और मुसलमान जी, 2 अलग कौम है, इनका कल्चर अलग है, इनका रहना सहना अलग है। और उसने यहाँ तक बोला कि मुसलमान जो है हिंदू से अच्छा है या बेहतर है। ये एक उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग थी। और दूसरा उसने बोला कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक जगलर वेन है। और उसके 5-7 दिन बाद पुलवामा का हमला होता है, जी, उसमें ये दोनों बात पहलगाम खुलकर पहलगाम का हमला होता है, उसमें ये दोनों बात खुलकर सामने आती हैं। पहला कि कश्मीर जगलर वेन है, यानी कि कश्मीर को हमने मुद्दा बनाए रखना है, न्यूज़ में रखना है। जी, जिस दिन पहलगाम का हमला होता है उस दिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जी, मिस्टर वांस इंडिया के दौरे पे थे, जी, हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया का दौरे पे थे। जी, और उस वक्त इतना बड़ा कांड कर दिया और इससे पूरी इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल में कश्मीर को दोबारा से जागृत किया। बिल्कुल, और वो जो जगलर वेन वाला बात था वो इससे सिद्ध होता है। और दूसरा हिंदू और मुसलमान की जो बात की, जो टेररिस्ट थे उन्होंने बैसारन वैली में उस दिन पूरे जो यात्री थे उनको सेग्रीगेट किया धर्म के नाम पे। बिल्कुल, मतलब यहाँ तक कि उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला, उनके पैंट तक उतार करके चेक किया और उसके बाद में हिंदूज को सेग्रीगेट करके उनको उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवी के सामने, उनके भाई बहन और उनकी माताओं और पिता के सामने कत्ल कर दिया। ये कोई जिहाद नहीं है, कोई जिहाद नहीं कहती, कोई धर्म की किताब नहीं कहती कि इस तरह से आप बिल्कुल जो मासूम लोग हैं, जिनका किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जो अपने छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए आए थे, और उनके परिवार वालों के सामने आप इतनी बेरहमी से उनका कत्ल कीजिए, जी, तो ये जिहाद नहीं है। और ये जो कत्ल उन्होंने किया है ये इतना बारबेरियन है, मतलब इतना जैसे जानवर नहीं इस तरह से बिहेव करते जिस तरह से उन्होंने किया। तो ये कोई सर आपको कोई मैसेज नजर आ रहा है पहलगाम अटैक में, जिस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया? आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि हिंदू स्पेसिफिकली ढूंढ के उनको, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 26 में से 24 हिंदू थे जिनको टारगेट किया गया। तो आपको इसके पीछे कोई मैसेज नजर आ रहा है कि क्यों इस तरह से किया गया, क्यों हुआ पहलगाम अटैक? देखिए पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की अभी जो हालत है, जी, उनकी जो इकोनॉमी है उसका पाकिस्तान रुपए का डॉलर के बदले में आप देखिए क्या हालत है। उनका पेट्रोल डीजल की कीमतें देखिए, जो रोज़मर्रा की आटा चावल चीनी दालें उनकी कीमत देखिए। यहाँ तक कि हुक्मरान कहते हैं कि एक वक्त का खाना खाना बंद कर दीजिए। ये उनकी इकोनॉमी की हालत है। उनके फॉरेन रिजर्व्स की हालत देखिए, उनकी डिप्लोमेसी, जी, उनकी जो डिप्लोमेसी है उसमें देखिए, जब 370 को हटाया गया उस समय छोड़ के एक आधा देश किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। आज भी हमले के बाद भी 1-2 देशों को छोड़ के बाकी सब राइट थिंकिंग कंट्रीज हमारे हिंदुस्तान के साथ हैं। और उनकी जो मिलिट्री है उसके ऊपर अभी इल्ज़ाम लग रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो कत्लेआम हुआ, जिसमें बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने उसको पहले हाईजैक किया और फिर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनको मारा। उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री की साख बहुत बुरी तरह गिर चुकी थी।
अदरवाइज पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान को एकदम से ऐसे कंट्रोल करती थी जैसे देश उनका है, और असल में ऐसे ही है उनका। प्रधानमंत्री कौन है कौन नहीं है वो पाकिस्तान की मिलिट्री डिसाइड करती है। 1971 तक की लड़ाई जिसमें 93,000 लोगों ने सरेंडर किया, उसको भी उन्होंने अपने देश में एक जीत की तरह पेश किया। वो जमाना ठीक था, लेकिन आजकल के ज़माने में जब इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, हर कोई अपने मोबाइल पे देख रहा है सच्चाई क्या है। और इस वक्त जो पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ एक, जिसको हम कहते हैं कि एक विद्रोह की भावना उग रही है, क्योंकि वो एक राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं। जो गरीब पब्लिक है, जो अवाम है, उसका बहुत बुरा हाल है। और उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उनसे सवाल पूछने शुरू किए। आपको याद होगा एक वीडियोज आए थे जो 9 मई की घटना हुई थी, कोर कमांडर के घर में जाके फ्रिज में से उन्होंने लोगों ने सामान निकाल के देखा कि ये तो इस तरह से रह रहे हैं, ये तो बादशाहों की तरह रह रहे हैं। बिल्कुल। और अभी भी पाकिस्तान मिलिट्री को लोग बोलते हैं पाकिस्तान में, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान मिलिट्री का जो कंट्रोल था वो इस तरह से शेक हो गया कि अभी उनको ये कंट्रोल वापस लाना था, जो आपने बोला मैसेज। और पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीज़ हैं जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती हैं। एक तो है धर्म और दूसरा है कश्मीर। और पहलगाम के हमले के बाद ये दोनों मैसेज कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लाया गया और धर्म के नाम पे कत्ल किया गया, ये दोनों मैसेज पाकिस्तान के अवाम के लिए, ताकि उनका ध्यान जो गरीबी चल रही है, जो चोरचकारी चल रही है, जो करप्शन चल रही है, जो मिलिट्री का इस तरह से जैसे राजा महाराजा रहते हैं वो, और जो मिलिट्री की करप्शन है, मतलब उससे बिल्कुल ध्यान हटाने के चीजों को यूज किया गया। और मैसेज ये था कि हम पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के रिलीजन के लिए और कश्मीर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो टूरिस्टों को टारगेट करना भी उसका एक पार्ट है। देखिए ऐसे है, अगर ये जिहाद है जी, अगर ये लड़ाई है, लिबरेशन वॉर है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस से 1-on-1 या कैसे भी है, आप एक गरीब या इनोसेंट या जिसके पास हथियार नहीं है, जो बच्चों के साथ घूमने आया है, जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिटेलिएट कर सके या आपके ऊपर पलटवार कर सके, आप उसको एक ऐसी जगह पे जहाँ से सड़क 40 मिनट की दूरी पर है जी, जहाँ पे मोबाइल का कम्युनिकेशन बहुत वीक है, मैसेज भी पास करना मुश्किल है, वहाँ जाकर आप इनोसेंट टूरिस्ट को टारगेट करते हो, बच्चों के सामने कत्ल करते हो, उनकी पत्नियों के सामने कत्ल करते हो, क्योंकि इंडियन आर्मी या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को टच करने की उनकी हिम्मत नहीं है। इतना गुर्दा नहीं है कि वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने कोई एक्शन कर सके। लेकिन पीछे से पाकिस्तान से हुक्म आया कि करना है, तो निहत्थे टूरिस्ट को कत्लेआम किया बच्चों के सामने। ये कहाँ की जिहाद? आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ कि सब कुछ पीछे पाकिस्तान तो है, लेकिन अब जहन में सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान इस चीज़ को भी समझ रहा है कि अगर आपने उरी का अटैक करवाया या किया, पुलवामा का अटैक किया, तो इंडिया ने उसका जवाब दिया मुंह तोड़। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट क्या वॉर की तरफ लेकर चले जाते हैं? ये पाकिस्तान नहीं समझ पाया या नहीं समझ रहा कि पुलवामा जैसी घटना, और देखिए एक प्रैक्टिकल सी बात है कि जब इतने लोगों की डेथ हुई है तो प्रेशर इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी होगा कि आप किस तरह से इसका जवाब देते हैं, खासतौर पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान या जो भी ये पहलगाम अटैक करवा रहे हैं, उनको रिजल्ट के बारे में हल्का सा भी इल्म नहीं होता, या उनको पता होता है कि इस तरह से रिटेलिएट कर सकती है इंडियन आर्मी, जानबूझकर वो ये कर रहे हैं? देखिए, जब भी कोई ऐसे एक्शन प्लान होता है तो उसकी रिटेलिएशन क्या आएगी, क्योंकि एक्शन जो प्लान हुआ वो मिलिट्री प्रेसिजन से हुआ जी, और मिलिट्री माइंड हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि इसका कितना बड़ा वापसी कार्रवाई हो सकती है। और एक चीज़ होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसमें पाकिस्तान मिलिट्री ने या आईएसआई ने, जिन्होंने इसको अंजाम दिया, प्लानर्स ने, उन्होंने ये पक्का इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा कि ऐसा हमला करके जो हम अपने लोगों का ध्यान हटा रहे हैं, जहाँ अपनी मिलिट्री की साख को वापस ला रहे हैं, वो ज़्यादा फायदा है कि जो इंडिया का वापस से रिस्पॉन्स आएगा उसमें ज़्यादा नुकसान है। और क्योंकि उरी और पुलवामा के बाद में जो इंडिया का रिस्पॉन्स था सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स था, उरी के बाद सिर्फ आर्मी ने एक्शन लिया और पुलवामा के बाद में एयरफोर्स ने एक्शन लिया जी। लेकिन इस बार जैसे कि ऑलरेडी जाहिर हो चुका है
डिप्लोमेटिक एक्शन भी हो चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, जो एम्बेसी का स्टाफ को कम करना, डिफेंस अटैचीज को वापस बुलाना, बिल्कुल। और जो वीज़ा है उसके ऊपर थोड़े स्ट्रिंजेंट रूल्स अप्लाई करना। डिप्लोमेटिक एक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है, इकोनॉमिक एक्शन की तैयारी चल रही है, पॉलिटिकल एक्शन हो सकता है, और मिलिट्री ऑप्शन तो है ही है। इस बार मिलिट्री ऑप्शन इन कंजंक्शन विद डिप्लोमेटिक ऑप्शन, इकोनॉमिक ऑप्शन और पॉलिटिकल ऑप्शन, और कुछ एक ऑप्शन ऐसी होती हैं जिनके बारे में जिक्र नहीं करते मुल्क, और साम दाम दंड भेद, इस बार वो तमाम चीज़ इस्तेमाल की जाएंगी ताकि पाकिस्तान दोबारा से इस तरह की हरकत ना करे। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा? पिछली बार सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ था जी, इस बार आतंक की फैक्ट्री को टारगेट करना चाहिए, और आतंक की फैक्ट्री है पाकिस्तान की मिलिट्री। जी, और जब उस जगह पे हिट कीजिए, कोई पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए उनके कुछ लोग मर जाएं, कुछ लोग तबाह हो जाएं, लोग गरीबी में रहें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं कोर कमांडर था, और उससे पहले जब, इसका मैं उदाहरण देता हूँ, जब कारगिल युद्ध हुआ तो उनके जो सोल्जर्स जो हमारी धरती पे आके मरे अपने देश के लिए लड़ते हुए, हमने डीजीएमओ के थ्रू बाद में उनको ऑफर किया कि अपने जो सोल्जर्स हैं इनकी लाशें ले जाइए। पाकिस्तान ने अपने जवानों की लाशें लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके लिए ये था कि मिलिट्री ने ये प्रूव करना था कि ये मिलिट्री के बंदे नहीं हैं, ये टेररिस्ट हैं। लेकिन उनको बाद में जिसको हम कहते हैं गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, और उनके शरीर अभी भी हिंदुस्तान की सरजमी में दफन है। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, अभी उन्होंने किताब लिखी है हु डेयर्स विंस, वो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ऑफिशिएटिंग कमांडिंग ऑफिसर 13 जैकरिफ के। जी, उन्होंने मौलवी साहब को बुला के पूरे धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से पाकिस्तान के जो जवान थे उनको कारगिल में हिंदुस्तान की धरती में दफनाया। मैं जब कोर कमांडर था तो कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट की डेड बॉडी कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ी है, और हमने उनको मैसेज दिया कि आपके बंदे हैं, इनकी डेड बॉडी आप ले जाइए। जी, उन्होंने अपने नागरिकों की डेड बॉडी ले जाने से इनकार कर दिया। जंगली जानवरों ने खाया उन डेड बॉडीज को। जी, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कितना नुकसान हो जाए पाकिस्तान की सिविलियन का, उन्हें कोई फर्क उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी हुकूमत बरकरार रहनी चाहिए, उनकी जो ताजपोशी है, जो राजाशाही है, वो बरकरार रहनी चाहिए। सर, आर्मी को अटैक करना, पाकिस्तानी आर्मी को अटैक करना, तो मतलब है जंग छेड़ दीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, साम दाम दंड भेद, जी, और आज का जो पाकिस्तान है, जैसे मैं पहले बताया, इकोनॉमिक बुरी तरह से डाउन है, डिप्लोमेटिक बुरी तरह से डाउन है, मिलिटरली बुरी तरह से डाउन है, अंदरूनी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, जी, सब जगह सरकार के खिलाफ और मिलिट्री के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। वहाँ पे बड़े बड़े, जिसको हम कहते हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। अभी सिंध और पंजाब के बीच में चोलिस्तान डेजर्ट है, जो पंजाब के बिल्कुल साउथ में है, और सिंध जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे नॉर्थ में है। जी, आसिफ मुनीर का एक बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट है कि चोलिस्तान का जो रेगिस्तान है उसको हरा करना है, और इंडस रिवर का पानी कनाल्स बना करके चोलिस्तान में ले जा रहे हैं और सिंध को नहीं दे रहे। जबकि इंडस रिवर या सिंध रिवर और सिंध प्रोविंस, सिंध का नाम ही इंडस रिवर से पड़ा है, बिल्कुल, और उसी का पानी उसको नहीं दे रहे। उसके लिए बहुत बुरी तरह से वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस चल रही है। ट्रकों की लाइन लगी हुई है सड़कों के ऊपर, और वहाँ पे हंगामा हो रहा है। पाकिस्तान ये खबरें बाहर नहीं आने देता, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान अपने आप को कश्मीरी से, गिलगित बाल्टिस्तानी से, पठान से, बलूचिस्तानी से, या बलोच से और सिंधी से, जी, उन सब लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझता है, जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है। पंजाबी मुसलमान है। जबकि पंजाब एक छोटा सा प्रोविंस है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री में 80% पंजाबी हैं अफसर काडर में, और जितने भी उनके बड़े पॉलिटिशियन हैं सब पंजाब से हैं। और उनके लिए ये बाकी के तमाम लोग, चाहे वो अहमदिया हैं, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तानी हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं, उनके लिए वो लो कास्ट है। मैं आपकी बात से समझ रहा हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों ने आर्मी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जो 80% आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अलग अलग आपको सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं कि अगर वॉर जैसी स्थिति हो भी गई तो ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। देखिए,
वार की स्थिति से पहले जी आज भी गिलगित बाल्टिस्तान में मुजाहरे चल रहे हैं फॉर इंडिपेंडेंस। आज़ाद कश्मीर का, हमारा कश्मीर देखिए आप, कश्मीर में जाइए, मैंने इतने टेन्योर किए हैं, हर कश्मीरी कश्मीरी भाषा में बात करता है। उसके अलावा डिपेंडिंग कि उसने कितनी पढ़ाई की है, वो इंग्लिश भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है, डोगरी भी बोल सकता है, लेकिन कश्मीरी 100% लोग कश्मीरी बोलते हैं। जबकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जी उन्होंने कश्मीरी भाषा को ही तहस नहस कर दिया। जितनी कश्मीरी लोग थे पूरे पंजाबी मुसलमान आके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बस गए। यहाँ तक कि जो गिलगित बाल्टिस्तान ऊपर से चाइना से सीपैक का रास्ता आ रहा है, उसके साथ साथ तो जो चाइनीज लैंग्वेज मैंडरिन, जी चाइनीज लैंग्वेज सिखाने के लिए वहाँ पे स्कूल खुल गए हैं। और किसी भी सोसाइटी को अगर आपने बर्बाद करना है तो उसकी भाषा को बर्बाद कर दो। माँ बोली, बिल्कुल, या मदर टंग, मातृभाषा जी क्यों बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपको कनेक्ट करती है आपकी रूट्स के साथ। आप अपनी माँ के साथ, आपकी माँ आपकी नानी के साथ, नानी आपकी परनानी के साथ। बिल्कुल, और वो जो थ्रेड है, वो जो लीनियज है, वो जो डीएनए है, उसको अगर बर्बाद करना है तो उस इलाके की, उस कम्युनिटी की, उस स्टेट की भाषा को आप ख़त्म कर दीजिए। और यही पाकिस्तान ने किया है कश्मीर में, यही कर रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में। जबकि पंजाबी भाषा है पंजाब की, बिल्कुल, उर्दू जो है पंजाब की भाषा नहीं है, पश्तो है केपीके की भाषा, बलोच भाषा है बलोचिस्तान की, सिंधी है सिंध की, जी लेकिन सबके ऊपर उर्दू थोपी जा रही है। ये वहां का मतलब मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूं कि पाकिस्तान, जैसे अभी बहुत चर्चा होती है कि पीओके भी भारत का हिस्सा है, वो हम वापस ले लें, तो इसका मतलब ये भी समझा जाए कि अगर वॉर जैसी स्थिति होती है तो पाकिस्तान को साथ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के लोगों का। और दूसरा उसमें कि हो सकता है कि वो भारत को भी मिल जाए, कि अगर पीओके में स्थिति और पाकिस्तान जो हमारा कश्मीर है उसमें स्थिति, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, उनको सुनता हूं, उन्होंने दिखाया बहुत जगह पर कि देखिए जी ये पाकिस्तान के कश्मीर की क्या स्थिति है, आप जो भारत में कश्मीर है उसकी स्थिति देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब पॉइंट ये है कि क्या वो लोग भी चाह रहे हैं कि हमारी ओर आ जाएं, या पीओके, क्या ये पॉसिबल है कि पीओके को भारत में मिला लिया जाए? और अगर जंग जैसी स्थिति होती है तो क्या इस बार इसका नतीजा पीओके इंडियन कश्मीर बन जाएगा? देखिए, ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, किन हालात में बनेगा, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, किस लेवल की जंग करना चाहते हैं जी। लेकिन जो आज का हालात, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया, जो पाकिस्तान का आज का हालात है, इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने बात की, डिप्लोमेसी पे की, पॉलिटिक्स, तो जो भी उनका प्रधानमंत्री बनता है जी जब उतरता है तो जहाँ तो जेल जाता है, जहाँ फरार हो जाता है। बिल्कुल। और अभी मैं बात करता हूँ उनकी मिलिट्री की। आप देखिए ऊपर से शुरू करो, अफगानिस्तान, जी तालिबान का राज है, और पाकिस्तान को ऐसे लगता था तालिबान तो शायद हमारा खुद का भाई है, सका भाई है। और आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ड्यूरेंट लाइन के ऊपर तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में हो रही है। बिल्कुल। और वहाँ पे तालिबान पाकिस्तान आर्मी को हर रोज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जी। उसके बाद में आप खैबर पख्तूनख्वा में आ जाइए, पश्तून इलाका जो है वहाँ पे अपराइजिंग है। उसके बाद बलूचिस्तान में आ जाइए, बलोच फ्रीडम फाइटर्स तो हर रोज पाकिस्तान आर्मी का नुकसान कर रहे हैं। और सिंध में मूवमेंट चल रही है, और गिलगित बाल्टिस्तान में मूवमेंट चल रही है, पीओके में मूवमेंट चल रही जी। है। तो पाकिस्तान आर्मी आज की ईरान के साथ बॉर्डर जो है वहाँ पे भी संबंध अच्छे नहीं है। तो आज के दिन पाकिस्तान आर्मी बुरी तरह से स्ट्रेच्ड है। और जो उनका ईस्टर्न बॉर्डर है, यानी कि जो इंडिया के साथ बॉर्डर पड़ता है, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है लद्दाख से लेकर के अपना गुजरात तक, जी। उस बॉर्डर के ऊपर जो उनकी डिप्लॉयमेंट है वो बहुत थिन है। थिन है मतलब बहुत पतली है, क्योंकि चारों तरफ मिलिट्री को कंट्रोल करना है। और अगर जो आप बात कर रहे हो पीओके को वापस लेना, पीओके को वापस लेना हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, बिल्कुल यूनानिमस रेजोल्यूशन है जो हमारी पार्लियामेंट ने या लोकसभा राज्यसभा ने दिया है। तो ये तो एक देश के लिए एक टारगेट है, एक मिशन है। जी। किसी भी डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है वो सुप्रीम होता है। बिल्कुल। तो वो जो देश ने हमारे को एक मिशन दिया है, एक मैंडेट दिया है, उसको पूरा करने के लिए आज का समय, जैसे मैंने अब आपको बताया, मिलिट्री का बुरी तरह से फैलना, जी। इकोनॉमिकली बिल्कुल डाउन है, मिलिटरली उनके जो वॉर वेस्ट रिजर्व्स हैं बहुत लो लेवल पे हैं। इतना कि पैसा नहीं है, उन्होंने अपने जो एम्युनिशन हैं वो यूक्रेन को बेचे हैं। जी। रशिया यूक्रेन वॉर में डॉलर्स लिए हैं।
तो ये मौका सबसे सही मौका है। बाकी क्या होता है कि देश की हुकूमत या देश के अभी आज के कमांडर वो प्लानिंग करते हैं कि हमने किस हद तक लड़ाई को लेके जाना है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, जब भी किसी दो मिलिट्रीज का कंपैरिजन होता है जी, तो उन दो मिलिट्रीज का एक दूसरे के खिलाफ कितनी देर तक वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर देखिए, अभी 2023 की मार्च से चल रही है, बिल्कुल 2 साल ही हो गए हैं 2 साल हुए। और उधर आप हमस और इजराइल की लड़ाई देख लीजिए, 1.5 साल हो गए। जी। तो कितनी देर एक देश और दूसरा देश उस लड़ाई को लड़ सकता है, उसको कहते हैं वॉर फाइटिंग स्टेमिना। जैसे जो एथलीट होता है वो दौड़ता है, बिल्कुल। जब वो थक जाता है या गिर जाता है तब उसको बोलते हैं तेरा स्टेमिना खत्म हो गया। तो वॉर फाइटिंग स्टेमिना जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया का वॉर फाइटिंग स्टेमिना पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। हमारी मिलिट्री पाकिस्तान से कई गुना स्ट्रॉन्ग है या ताकतवर है। और 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी जी, जो नए हथियार आए हैं, जो नई टेक्निक्स आई हैं, जो नई इक्विपमेंट आए हैं, जो नए एम्युनिशन आए हैं, उससे जो हमारी लड़ाई की क्षमता, वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी, जी, वो कई गुना बढ़ गई है। और पाकिस्तान का उसी समय में कई गुना नीचे गई है। मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि जो, क्योंकि मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ जब ये वॉर्स हुई हैं, खासतौर पर 65, 71 वाली, करगिल को अलग तरीके से लड़ा गया। तो ये शॉर्ट टर्म जंग होगी या हो सकती है, या ये लॉन्ग टर्म हो सकती है? आपके जवाब से मैं ये इसलिए सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उनके पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप पाकिस्तान के लीडर्स के स्टेटमेंट्स को उठाकर देखिए तो हर रोज़ वो क्या बोल रहे हैं, उनके पास एक ही चीज़ होती है घूम फिर के, न्यूक्लियर, परमाणु परमाणु परमाणु, बस यही बोलना शुरू कर रखे हैं वो। क्या ये पैनिक सिचुएशन है पाकिस्तान में, या हमें भी पैनिक करने की ज़रूरत है? ये लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी? किस तरह से आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ मिलिट्री एक्शन हुआ? देखिए, इसमें दो चीज़ होती हैं। एक होता है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स अभी इंडिया का जाएगा, जी, जब भी जाता है, जहाँ पर भी जाता है, वो एक टीचिंग अ लेसन, एक सबक सिखाने वाला रिस्पॉन्स रहेगा, मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक। उसके बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर दूसरा रिस्पॉन्स जो इंडिया का जाएगा वो पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर पाकिस्तान का क्या इसको कहते हैं एस्केलेशन लैडर, कि आप जो जंग को ऊपर ऊपर ले जाते हो, वो सीढ़ी जो है एक एक कदम करके ऊपर चढ़ते हैं जी। और वो जो एस्केलेशन लैडर है उसमें जंग, अगर तो पाकिस्तान मान लो पहले रिस्पॉन्स के बाद कुछ नहीं करता है तो उसका भला है, लेकिन जितनी वो जंग को लंबा करेगा, जितनी एस्केलेशन को ऊपर लेके जाएगा, जैसे मैंने बात की वॉर फाइटिंग स्टेमिना जी, और हमें मालूम है उसके हथियार कहाँ पड़े हैं, उसके एम्युनिशन डंप्स कहाँ पर हैं, उसकी सेंसिटिव इक्विपमेंट कहाँ पे है, उससे कॉस्टली एक्सपेंसिव वेपन सिस्टम्स कहाँ पर हैं। और हिंदुस्तान का ये एम रहेगा कि वो सारी चीज़ें पहले झटके में निकाल दें। अगर लड़ाई लंबी, कि उनको भी पता होगा हमारे कहाँ है। एक मिनट जी, हाँ, उनको भी पता होगा हमारे कहाँ पर है। वही मैं कहता हूँ कि जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी या जो हमारी रेशो है जी, उसमें इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर जितने हम उनके बर्बाद करते हैं उतने वो हमारे बर्बाद करते हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ बच जाएगा, उसके पास नहीं बचेगा। इसलिए जंग जितनी लंबी चलेगी उसका स्टेमिना कम होता जाएगा, इंडिया का स्टेमिना बढ़ता जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने बात की न्यूक्लियर की, मैं एक्चुअली उसी के ऊपर आना चाह रहा था कि बहुत चर्चा हो रही है इस समय। आपने बात की न्यूक्लियर की। देखिए, 1945 के बाद न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं हुआ पूरी दुनिया में, कहीं नहीं। दुनिया में इतिहास में 80 साल हो गए हैं न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट हुए हैं। बिल्कुल। अगर 80 साल से किसी भी देश में या देश ने ऐसा नहीं इस्तेमाल किया, इसका मतलब दुनिया के जो लीडर हैं वो सेंसिबल हैं। और जो हमारी इंडिया की डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो हमने घोषित की है अपनी न्यूक्लियर नीति, वो ये कहती है कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हमारा जो हम कहते हैं ना पलटवार जो है, वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बड़ा होगा कि वो देश एकदम तहस नहस हो जाएगा। अगर ये हमारी न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम पहला हमला नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप में ये पूरा जिसको हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि हम पहले हमले को जज़ब कर सकते हैं।
और फिर जो हमला करेंगे उसको पाकिस्तान जजब नहीं कर पाएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। जी। पाकिस्तान को अगर आप देखिए, सिंध से शुरू कीजिए और ऊपर तक जाइए, खैबर पख्तूनख्वा तक, जी। पाकिस्तान का नॉर्थ टू साउथ जो या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो उनका एरिया है, और फिर अगर इंडिया बॉर्डर से लेकर के ईरान बॉर्डर तक जाइए जी। तो उनकी डेप्थ कितनी है। और अभी कंपेयर कीजिए हमारा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर से कन्याकुमारी, हमारी डेप्थ कितनी है, और उनकी एक पतली सी ये पट्टी में 6 से 7 बड़े शहर हैं, जबकि हमारे जो इतना बड़ा एरिया है उसमें 50 बड़े शहर हैं। बिल्कुल। तो जब पाकिस्तान पहला हमला करेगा, उसके बाद में जो हम हमला करेंगे, जी। तो ये जो 6-7 शहर हैं ये खत्म हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान ही खत्म हो गया ना, पाकिस्तान खत्म हो, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोलते हैं इस चीज को। जो मैंने बोला कि भारत के बॉर्डर से ईरान के बॉर्डर तक उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। और जो बलूचिस्तान एरिया है जो इस डेप्थ का 60% है, जी। वहां तो पाकिस्तान आर्मी की जाने की हिम्मत नहीं है अभी। तो वो जो बलूचिस्तान है, अगर आप उसको काउंट आउट कर दो, जी। क्योंकि वहां तो लिबरेशन फ्रीडम फाइट चल रही है और पाकिस्तान आर्मी वहां घुस नहीं पा रही है, जी। अगर उसको निकाल दो तो पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान का जो डेप्थ है वो इंडिया बॉर्डर से लेकर सिर्फ बलूचिस्तान के पंजाब के बॉर्डर तक है। मैं सर कश्मीर का रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपने वहां पर निकाला, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा न्यूक्लियर के ऊपर और बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि 45 में जब न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो आज के 2025 में हम हैं, किसी ने वो देखा नहीं है। और उस समय कोई सोशल मीडिया या कुछ भी नहीं था। जो वीडियोस हैं थोड़ी बहुत इधर उधर से दिखती हैं, वो भी फैब्रिकेटेड भी हो सकती हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि ये परमाणु कितना खतरनाक और कितना शक्तिशाली होता है, कि कितनी इसकी रेंज होती है। मेरे 2-4 सवाल हैं इससे जुड़े हुए, आप एक एक करके जरूर जवाब दीजिएगा। कि अगर आप समझा पाएं कि अगर फर्ज कर दीजिए कि एक जगह पर परमाणु फेंका जाता है तो उसका कितनी लंबी रेंज होगी, कितने किलोमीटर तक उसका असर जा सकता है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज के परमाणु हथियार हैं जी, वो हवाई जहाज से, जमीन से और समुंदर से, जी, तीनों जगह से वो फेंके जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो उनकी रेंज आपने बात की, जो परमाणु हथियार की जो रेंज या उसकी जो कितनी उसकी पोटेंसी है, जी, जब वो कितना खतरनाक है, उसको किलो टन में नापा जाता है। ठीक है। पहले 20 किलो टन एक स्टैंडर्ड होता था कि 20, आजकल 20 किलो टन तो बहुत छोटा है। जी। और वो कितना उसका जो असर होगा, जो उसका जो दायरा बनता है, कहाँ तक हर चीज़ एकदम से मोम हो जाएगी, कहाँ तक एकदम से वो लंगड़े लूले हो जाएंगे, और फिर हवा का रुख किस तरफ जाता है। वो हवा जो आदमी उस हवा को अपने शरीर के अंदर लेके जाएगा, जहाँ तो वो मर जाएंगे, जहाँ फिर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। और जो उसका जो ब्लास्ट है, शैटरिंग इफेक्ट जो है, जी, उससे बिल्डिंग्स गिरती हैं और कोलेटरल डैमेज होता है। और जो बिल्डिंग के अंदर जितने भी हैं वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा होता है कि खड़ी बिल्डिंग्स गिरती हैं। और जो उसका जो फायर है, जो आग का गोला है, जी, जहाँ तक वो जाता है वो एकदम झुलसा देता है, हर चीज़ को जला देता है। तो ये कितना बड़ा डायमीटर उसका रहेगा, कितना बड़ा सर्कल बनता है, जी, ये डिपेंड करता है कि कितने किलो टन का बम फेंका गया। और यहाँ पर मैं आपको अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि कितने पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं। उनका एक मिनिस्टर था रेलवे का, शेख रशीद। हाँ, बिल्कुल। वो एक प्रेस इंटरव्यू में बोल रहा है कि पाकिस्तान के पास पाइया पाइया दे पाइया के बम हैं, यानी कि 250 ग्राम और 125 ग्राम के बम हैं। और वो ऐसी जगह फेंके जाएंगे जहाँ पे हिंदू मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे। ये जाहिलपन का एक मयार है या एक लिमिट है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान को एक पॉलिसी गाइडलाइंस दे रहे हैं, जी, उनका न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में ये नॉलेज है, जहाँ तो स्कूल में नहीं किसी ने पढ़ाया, जहाँ मिलिट्री ने उनको बताया ही नहीं कि न्यूक्लियर होता क्या है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि पाव पाव आधे आधे पाव। अभी आप धनिया थोड़ी खरीद रहे हो। फनी या और बहुत सीरियसली बात कर रहे थे वो। हाँ, मतलब कमेंट तो सीरियस कर रहे थे, लेकिन बिना नॉलेज के फनी बिना नॉलेज के। हाँ। और इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज भी बहुत से उनके मिनिस्टर, जैसे मैंने बात की, किसी को मालूम ही नहीं था डिफेंस मिनिस्टर कौन है, अचानक से डिफेंस मिनिस्टर साहब सामने आ गए। जी। और अभी उन्होंने अपना DGISI जो है उसको NSA डिक्लेयर कर दिया है। अभी सब कुछ एकदम नर्वसनेस में हो रहा है।
हाँ बिल्कुल। मैं एक आधा और न्यूक्लियर पे सवाल लेकर सर मैं कश्मीर का रुख करूंगा। मेरा एक और सवाल था कि चलिए भगवान ना करे ऐसा हो, हम यही, क्योंकि हम भारतीय हैं तो यही सोचते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है तो इसका असर, कि फर्ज कर लीजिए कि अमृतसर से लाहौर 25 किलोमीटर है, कि अगर इंडियन आर्मी लाहौर को टारगेट करती है तो क्या उसका असर अमृतसर तक भी आएगा? देखिए इसमें ऐसे होता है कि यही मैंने बात बोली, जो टैक्टिकल डेप्थ जी होती तो स्ट्रेटजिक डेप्थ है, लेकिन पाकिस्तान की टैक्टिकल डेप्थ है क्योंकि ज़्यादा डेप्थ है नहीं। जी। इसमें कब टारगेट, उस टाइम पे वेदर कंडीशंस क्या है, क्या वेदर में नमी है, क्या वेदर में बारिश का मौसम है, जी। जहाँ धूप है, तो उसके हिसाब से असर बढ़ता है। ठीक और दूसरा विंड डायरेक्शन उस टाइम पे क्या है। अगर मान लो कि हम लाहौर पे अटैक करते हैं, जी। न्यूक्लियर स्ट्राइक करते हैं, और विंड डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ है, जी। यानी कि विंड डायरेक्शन लाहौर से नीचे की तरफ जा रही है बलूचिस्तान और सिंध की तरफ, जी। तो उसका असर अमृतसर पे नहीं होगा, खास करके जो ब्रीदिंग वाला है उसका। जो डेटोनेशन या जो उसका जो ब्लास्ट का असर है, जो फायरबॉल का असर है, जी। अगर वो इतना बड़ा बम है तो उसका जो रेडियस कितना बनता है उसके हिसाब से असर होगा। लेकिन अगर हम लाहौर को टारगेट करते हैं तो हम ये निश्चित करेंगे कि हमारे आईबी के इस तरफ उसका असर नहीं आए, और उस टाइम पे उसको फायर करेंगे जब हवा का रुख पाकिस्तान के लाहौर से उस तरफ को है, उनके सिंध की तरफ। मतलब मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूँ कि परमाणु इतना खतरनाक है कि, क्योंकि अगर 25 किलोमीटर लाहौर से अमृतसर है, मतलब इसका हो सकता है कि 100 किलोमीटर तक भी असर हो, इतना वही मैं बता रहा खतरनाक हूँ, कि रेंज मतलब उसकी इसका सब कुछ डायमीटर में नापा जाता है, जी। और वो जो डायमीटर है वो डिपेंड करता है कि उसका जो कितने किलोटन का आपने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया। तो सिलेक्शन ऑफ टारगेट एंड मैचिंग ऑफ द बॉम्ब, जी। ये एक बहुत सोची समझी मिलिट्री टेक्निक होती है जी। कि जैसा टारगेट है उससे मैचिंग जो है बॉम्ब इस्तेमाल किया जाए, और वो बॉम्ब ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि हमारे अगर ट्रुप्स भी उसके आसपास हैं, जी। किस दिशा में हैं, कितनी दूरी पे हैं, हमारा जो देश के जो वासी हैं, जो हमारे गांव में जो शहर हैं, किस दिशा में हैं, कितनी दूरी पे हैं, ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए, हवा का रुख ध्यान में रखते हुए, और पोटेंसी जो वेपन की है उसको ध्यान में रखते हुए, जी। तब ये जो टारगेट एंड वेपन की मैचिंग होती है। मेरा एक और सवाल था, मेरे को लगता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके जहन में आ रहा होगा कि अगर पाकिस्तान ऐसा कोई वेपन लॉन्च करता है तो वो गिरने के बाद ही हमें पता लगता है, या फिर उससे पहले भी कि उनकी कोई मिसाइल आ रही है या कोई प्लेन आ रहा है, या जैसे आपने कहा कि अलग अलग तरीके से उसको लॉन्च किया जा सकता है, क्या उसके साथ के साथ हमें पता लग जाएगा? मेरा सवाल इसलिए है कि क्या उसको हवा में ख़त्म किया जा सकता है, अगर भारतीय, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है या इंडियन आर्मी है, उनको पता लगता है, तो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया जा सकता है जब वो हवा में होगा? देखिए जब लड़ाई होती है ना, जी। तो सेम जो आपके एसेट्स हैं, चाहे वो हवा के हैं, चाहे ज़मीन के हैं, चाहे वो किश्ती के हैं या पनडुब्बी के हैं, सेम एसेट वो नॉर्मल जो कन्वेंशनल एमुनिशन है वो फायर कर रहे हैं। ठीक है। शिप से देखिए, मान लो क्रूज मिसाइल फायर हो रही है, और उसी शिप से ही न्यूक्लियर भी फायर हो सकता है। तो इसलिए एक न्यूक्लियर का होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कभी भी इकट्ठा नहीं रखा जाता, ओके। कि एक्सीडेंटली डेटोनेशन या कुछ भी होने से या लीकेज होने से, ये 2-3 अलग अलग जगह पे रखा जाता है जिसकी हमेशा सर्वेलेंस रहती है। और जब इसको मेटिंग करना होता है, लफ्ज़ है मेटिंग, जबकि उनको जोड़ना होता है आपस में, कपलिंग करनी होती है। जी। अगर किसी देश ने सोच लिया कि अभी मैंने न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है, तो वो इस जगह से एक हिस्सा उठाएगा, उस जगह से दूसरा उठाएगा, और तीसरी जगह जहाँ से फायर करना उसके पीछे उसको लेके आएगा। जी। और जब ये मेटिंग की कार्रवाई शुरू हो जाती है, इसका मतलब कि इस देश ने अभी मन बना लिया है कि वो हमला करेगा, तो एज एन इंडियन हम उसको फर्स्ट स्ट्राइक मानते हैं। मीटिंग को ही हम फर्स्ट स्ट्राइक मान हाँ, लेते हैं। क्योंकि हम इतना देर इंतजार नहीं करेंगे कि वो मीटिंग करके अभी फिर स्ट्राइक करे। हमारी इंटेलिजेंस मिलती है कि उन्होंने ये शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस होती है, इसकी सर्वेलेंस रहती है, और ये बहुत बरीक इंटेलिजेंस आती है। जी। और ये जो एक्शन ऑफ मेटिंग है कि अभी वो तैयार हैं लॉन्च करने के लिए, इससे पहले कि वो लॉन्च करें हम अपनी सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा अब कश्मीर का रुख करता हूँ। सर कश्मीर, क्योंकि आपने एक लंबा टाइम निकाला है, चिनार कोर को आपने कमांड किया, थोड़ा बताइए कि इस अटैक के बाद कश्मीरी
पाकिस्तान, या मैं सीधे शब्दों में कहूं कि आपको लग रहा है कि इस अटैक का एक पॉजिटिव पक्ष ये निकल कर आया कि पूरा देश एकजुट हो गया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक? किस तरह से आप इसको समझ रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के ऊपर पहलगाम अटैक का आपको क्या असर नजर आ रहा है? थैंक यू गौरव, ये आपने सवाल पूछा। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से बोलता रहा है पिछले 35 साल से कि हम ये जो जिहाद कर रहे हैं जी, ये हम कश्मीरी लोगों के लिए कर रहे हैं, हम उनके हक के लिए कर रहे हैं, हम उनकी आज़ादी के लिए कर रहे हैं, हम उनके बेहतर कल के लिए कर रहे हैं। और जो कश्मीरी जो सोचते हैं, चाहे वो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जहाँ जो रेडिकलाइज हो चुके हैं धर्म के नाम पे, जी। और उनको भी लगता है कि पाकिस्तान उनका मसीहा है। इस हमले के बाद क्या हुआ, बल्कि इस हमले से पहले क्या हो रहा था, जो कश्मीरी बच्चा 280 दिन स्कूल नहीं जा पा रहा था क्योंकि हड़ताली दौर था, आतंकवाद चल रहा था, और वो बच्चा अभी पूरे के पूरे 365 दिन स्कूल जा रहा है। उस बच्चे को अपना भविष्य उज्जवल दिख रहा है। पहले वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, कश्मीरी पंडित सारे टीचर्स और प्रोफेसर थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। स्कूल जो लकड़ी के स्कूल थे दूर दराज के इलाके, उनको टेररिस्ट ने जला दिया था। बच्चे के पास स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, और उसके बाद में अगर वो बड़ा हो भी जाएगा तो उसके पास वो इतनी बैकग्राउंड या इतना बेस नहीं है कि वो अपना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ किसी सिविल सर्विसेज, जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंपटीशन लड़ सके। और वो बच्चा 16 से 18 साल की उम्र में बिल्कुल तैयार था कि आप मुझे हथियार दीजिए, मैं आतंकवादी बनता हूँ, क्योंकि आगे भविष्य के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। अभी वो बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसको अपना भविष्य दिख रहा है, और अभी वो बच्चा घर में, क्योंकि पिछले 5-6 साल में, खास करके 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में जो खुशहाली आई है, जो वहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है, जो मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं, अभी वहाँ पे सिनेमा हॉल्स खुले हुए हैं, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है जी। जो ढाबे वाला है वो अपना ढाबा अच्छे से चला रहा है, जो रेस्टोरेंट वाला है उसका रेस्टोरेंट चल रहा है, जो होटल वाला है वो कमाई कर रहा है, जो उसका स्टाफ है वो कमाई कर रहे हैं, जो कारपेट, नमदा, गाबा बना रहा है वो अपना सामान बेच रहा है, ड्राई फ्रूट वाले का ड्राई फ्रूट बिक रहा है, शॉल वाले का शॉल बिक रहे हैं, जिसका वॉलनट का फर्नीचर का काम है वो अपना फर्नीचर बेच रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सब जब हो रहा था तो खुशहाली थी, जिसके घर में पहले 500 रुपया नहीं आता था, और माँ बच्चे को बोलती रही जा पत्थर फेंक, 500 रुपया लेके आ, और वहाँ बच्चा पत्थर फेंकते हुए गोली का शिकार हो जाता था। जहाँ पत्थर फेंकते हुए इतना रेडिकलाइज हो जाता था कि आतंकवादी बन जाता था बाद में, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली का शिकार हो जाता था। अभी वो बच्चा 500 रुपये की बजाय बाहर जाके, चाहे वो पोनी वाला है, चाहे वो सूमो का काम कर रहा है, चाहे वो शिकारा का काम कर रहा है, चाहे हाउस बोट का कर रहा है, जहाँ जो मैंने सब बोला वो कर रहा है, वो शाम को 1000-1500 रुपया लेके आता है। हाँ, बिल्कुल। मेहनत की कमाई का लेके आता है, और घर में खुशहाली है, आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चा अपने माँ बाप के साथ है, आगे शादी करेगा, परिवार के साथ रहेगा, नहीं तो वो कब का आतंकवादी बन के मर खप गया होता। तो ये जो दौर चेंज हुआ है, अभी मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ जी। पुलवामा, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो कि माना जाता था हॉट बेड है टेररिज्म का, जी। आतंकवाद का एक तरह से वो खेत था जहाँ से आतंकवादी उगते थे। पिछले 2 साल से पुलवामा से एक भी आतंकवादी पैदा नहीं हुआ है। ये मैं अभी कश्मीर गया था, पहलगाम की पहली शाम को मैं वापस आया हूँ 21 को जी। तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि सर पुलवामा से 2 साल से कोई आतंकवादी नहीं बना है। अभी जो आतंकवादी कश्मीर में हैं उनमें से 80% पाकिस्तानी है, क्योंकि कश्मीरी लड़का अभी हथियार नहीं उठाना चाहता। क्यों नहीं बना सर पुलवामा में? हो सकता है कि लोग जो सुन रहे हैं वो कह रहे हो कि मिलिट्री ने कोई छोड़ा ही नहीं युवा वहां पर, या वो ये भी कह रहे होंगे, बहुत सारे लोग, मैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो उस पर ये भी बातें होती हैं कि कस इतना दिया गया, मिलिट्री हर जगह मिलिट्री लगा दी गई, हमारी सुरक्षा एजेंसीज घूम रही हैं तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा, तो वहाँ क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था। ऐसी बातें भी निकल कर सामने आती हैं। देखिए, ऐसे होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस जरूरी रहती है, क्योंकि एक साइलेंट मेजॉरिटी होती है। अगर किसी भी इलाके का या किसी भी स्टेट का अगर पॉपुलेशन है 100% है, तो उसमें से 90% वो लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कमाई करके घर में आके बच्चों के साथ खाना खा के आराम से सोना चाहते हैं जी। वो साइलेंट मेजॉरिटी है। वो ना इस तरफ जाते हैं ना उस तरफ जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। उस साइलेंट मेजॉरिटी को ऐसी कॉन्फिडेंस देना, फीलिंग देना कि अपना काम वो आसानी से कर सकें, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस जरूरी है।
और दूसरा, अगर वो बच्चे को 1500 रुपए की मेहनत अपनी मेहनत की कमाई से मिल रहे हैं, तो फिर वो 500 रुपए के लिए क्यों हथियार उठाएगा? हाँ बिल्कुल। और मैंने ये जो मैंने डाटा है, ये मैंने पहले भी शेयर किया था जब मैं कोर कमांडर था। जी। जब मैं कोर कमांडर बना तो मैंने एक पूरा डाटा पिछले 1.5-2 साल का निकाला कि जो कश्मीरी लड़के हैं, कश्मीरी, पाकिस्तानी टेररिस्ट इसमें शामिल नहीं है, जो कश्मीरी लड़के गन उठाते हैं, मैं 2019-2018 के डाटा की बात कर रहा हूँ, जी। जो गन उठाता है 7% उनमें से पहले 10 दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली का शिकार हो जाते हैं। 60%। 7% 7%। मतलब अगर 100 लोगों ने गन उठाई तो 7 पहले 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाएंगे। 17% इसमें शामिल है वो 7। जी। 17% पहले 1 महीने में, सॉरी 3 महीने में, 3 महीने में। 34% 6 महीने में, और 64% पहले 1 साल में। यानी कि ये शेल्फ लाइफ है टेररिस्ट की। मतलब आप कह रहे हैं कि गन उठाने के 1 साल में मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो बन गए, ये 64% तो वो हैं जो मर गए, जी। 10-15% होते हैं जो वापस आ जाते हैं। इसका मतलब जो सर्वाइवल है वो सिर्फ 15% ही रहता है 1 साल के बाद। तो अगर ये शेल्फ लाइफ है, ये बात मैंने माताओं को बताई वहाँ पे कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। मेरी किताब जिसका आपने जिक्र किया, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उसमें इसका पूरा डिटेल में बताया गया। और इसके अलावा एक हमने और एनालिसिस किया कि जितने भी कश्मीरी बच्चे गन उठाते हैं, जी। अभी मैंने पत्थरबाजी का जिक्र किया, जितने भी कश्मीरी बच्चे गन उठाते हैं यानी कि जो टेररिस्ट बनते हैं, उनमें से 83%, 83%, जी। 83% किसी ना किसी टाइम पे पत्थरबाज रह चुके थे। यानी कि अगर आज का बच्चा पत्थरबाजी करने गया है तो ये फ्यूचर में जाके फ्यूचर में टेररिस्ट गन बनने का उठाएगा। 83% जो टेररिस्ट बनते हैं उनमें से 83% का बैकग्राउंड पत्थरबाज था। तो मैंने एक बात बोली थी जो वहाँ की माताओं को समझ आई, और फिर एक ऑपरेशन माँ चला था जी। जिसमें 2019-20 में 50 से ज़्यादा लड़के वापस आए थे। मैं सरेंडर नहीं बोलता हूँ, कि सरेंडर के साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। तो ऑपरेशन माँ के तहत जब माताओं ने या उनके रिश्तेदारों ने उनको बोला बच्चों को वापस आइए, और ये इसलिए बोला नहीं, वापस आए से कि गन जिसको सरेंडर बोलते हैं। नहीं, हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि वापस आए थे तो उनको आपने अरेस्ट कर लिया, मतलब नहीं, मैं आर्मी ने बताता हूँ, अरेस्ट कर लिया या उनको घर भेजा मैं वापस? बताता हूँ। उससे पहले मैं पिछली बात खत्म कर लूँ। जी। जब जो टेररिस्ट बनता है वो 83% पहले पत्थरबाज रह चुका होता है, ठीक है। और जो टेररिस्ट बनता है उसका मोस्टली चांस है कि पहले 1 साल में खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये बोला था, आज का पत्थरबाज, माँ तो कहती है ना 500 रुपये लेके आ जा पत्थर फेंक किया, उसका मतलब यह है कि आज का पत्थरबाज, कल का टेररिस्ट, परसों की डेड बॉडी। अभी फैसला माँ के हाथ में। वो अपने बच्चे को आज 500 रुपये में पत्थर दे के भेजती है और परसों उसका जनाजा उठाएगी, या आज वो पत्थरबाजी से उसको रोकती है, पढ़ने के लिए बोलती है, और परसों को बच्चा खुशहाली से शादी करेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा। तो ये बात जब माताओं को बताई गई, फिर जो ऑपरेशन माँ की सक्सेस थी वो सामने आई। और जब आपने बोला कि जो बच्चा वापस आता है, उसकी 3-4 कंडीशन थी, यानी कि 3-4 अश्योरेंसेस थी, गारंटीज थी। सबसे पहली गारंटी थी कि जो बच्चा वापस आता है, अगर उसने अपने आतंकवादी के कार्यकाल के दौरान जी। कोई आतंकी घटना को अंजाम नहीं दिया अभी तक, जी। सिर्फ गया 5, 10, 15, 20 दिन रहा या 2 महीने रहा, लेकिन किसी आतंकी घटना में शामिल नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ कोई FIR या पुलिस केस नहीं होगा। ठीक है। तो उसके खिलाफ कोई पुलिस केस दर्ज भी नहीं किया जाएगा। तो वो जो बच्चा वापस आएगा उसके खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं होगा। जिस बच्चे ने आतंकी अपने समय के दौरान कोई हादसा किया है और पुलिस में उसका नाम FIR में रजिस्टर्ड है, उस बच्चे का भी वो FIR जल्दी से जल्दी लीगल तरीके से ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद दूसरी जो गारंटी थी कि इनको, जैसे लोगों को रहती है ये डर रहता है कि फेक एनकाउंटर में मार देंगे, कि अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है कश्मीर में, कभी भी नहीं हुआ है। और उनको ये भी गारंटी दी गई कि ये जो आपका भ्रम है कि अगर वो बच्चा वापस आएगा तो उसको मार देंगे, ये भी नहीं होगा। और तीसरी गारंटी ये थी कि उसका जो नाम है वो गुप्त रखा जाएगा। चौथी गारंटी ये थी कि वो जब बच्चा वापस आता है उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है या जितनी भी उसकी एजुकेशन है या जो भी उसका एबिलिटी है जी,
उसके हिसाब से उसको किसी अल्टरनेट जॉब में या कोई अल्टरनेट वोकेशनल ट्रेनिंग जहाँ भी कुछ भी उसको कहीं ना कहीं सेट करने के लिए उसको हेल्प की जाएगी। तो ये चारों जब गारंटीज थी और ऊपर से एक विश्वास था कि ये बंदा सही बोल रहा है, तब जाके माताओं ने, प्लस वो जो मैंने बोला है आज का पत्थरबाज कल का टेररिस्ट परसों की डेड बॉडी, ये तमाम बातें जब बताई गई फिर बच्चे वापस आने शुरू हुए। और ये बातें आज पत्थरबाजी ज़ीरो है। आज आतंकी जो कश्मीरी बच्चे जो गन उठाते हैं ऑल टाइम लो है। आज कश्मीरी बच्चे जो इनकाउंटर में मरते हैं, क्योंकि जिन्होंने गन उठाई है वो रह ही बहुत कम गए हैं, तो इनकाउंटर में मरने भी कम हुए हैं। और जो बाहर की खुशहाली है, जितनी फ्लाइट जाती हैं फुल जाती हैं, जितने होटल हैं फुल हैं, और वो जो पैसा कमाने का मौका है, जो कहते हैं इंग्लिश में रीपिंग द डिविडेंड्स ऑफ पीस, जब वो मौका मिला है तो क्यों कोई गन उठाएगा, अपनी इज्जत की रोटी खाएगा। क्योंकि अभी टूरिस्ट वापस आ गए, पहलगाम खाली हो गया, जो पहलगाम का जो हमला हुआ था पहलगाम खाली हो गया, कश्मीर अभी टूरिस्ट बहुत कम है, आगे की जो बुकिंग्स थी वो भी कैंसिल हो रही हैं जी। जो शिकारा वाला था, जो हाउस बोट वाला था, जो खच्चर वाला था, जो सूमो वाला था, जो ढाबे वाला था, जो रेस्टोरेंट वाला था, होटल वाला था, जो दुकानदार था, जो ड्राई फ्रूट ग्रोवर था या किसान था, उन सब की रोजी रोटी खत्म। इकॉनमी हिल गई एकदम से। इकॉनमी हिल गई। जो बच्चा 1500 रुपया कमा के ला रहा था अभी घर बैठा है। तो ये जो जिहाद कश्मीरी के हक में शुरू की गई थी जी, आज वही जिहाद कश्मीरी के पेट पे टांग मार रही है। कश्मीरी की जो रोजी रोटी है वो छीन ली है इन दरिंदों ने। पर सर वो कामयाब हो गए, फिर इसका मतलब तो वो यही करना चाह रहे थे। पहली बार इतिहास में हुआ है कि कश्मीरी सड़कों पर आए हैं अगेंस्ट टेररिज्म, और शरेआम टीवी के ऊपर माइक के ऊपर बोल रहे हैं, कैमरा के ऊपर, कि ये गलत हुआ है। 95 टू ज़्यादा % लोग इसको नहीं चाहते, लेकिन ये जो हमला हुआ है इसमें कुछ कश्मीरी शामिल रहे होंगे। बिल्कुल, जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं या टेररिस्ट सिंपथाइजर हैं, जो उनके गाइड हैं या जो उन्होंने सपोर्ट किया या लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, उनको अलग कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी इसके खिलाफ हैं क्योंकि उनकी खुद की रोजी रोटी पे असर हुआ है। बिल्कुल। और वो जो जिहाद का गुब्बारा था वो फटा है कि ये कोई जिहाद नहीं है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर को बैटल ग्राउंड बना रहा है। मैं वही जो मेरा सवाल था कि कहीं ना कहीं एकजुट तो पूरा कर दिया देश को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आपने पहलगाम का जिक्र किया, लेकिन पुलवामा जब हुआ 2019 में, उसको और इसमें आपको कोई सिमिलरिटी नजर आती है? देखिए, जो पुलवामा हुआ तब मैं कोर कमांडर था जी। बिल्कुल, मेरे को लगता है आप 4-5 दिन पहले 4 दिन पहले मैं कोर कमांडर बना था जी। और पुलवामा जो इसके सिमिलैरिटीज जो फर्क हैं जी, पुलवामा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हुआ था। पहलगाम निहत्थे सिविलियंस के खिलाफ हुआ है और उनके बच्चों के सामने, उनकी वाइफ के सामने, उनके भाई बहन, उनके पेरेंट्स के सामने धर्म के नाम पे कत्ल किया गया। ये बहुत बड़े फर्क है। और वो जो बात हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक्शन हुआ, उसके 100 घंटे के अंदर हमने सबको मारा जिन्होंने अंजाम दिया था। और बाद में भारत ने एज अ नेशनल रिस्पांस बालाकोट पे एयर स्ट्राइक्स किए। जी बिल्कुल। अभी पहलगाम के बाद में जो नेशनल रिस्पांस अभी आना बाकी है। और पाकिस्तान अभी से हिला हुआ है। पाकिस्तान के जनरल्स ने अपनी फैमिलीज को बाहर भेज दिया है, आउट ऑफ पाकिस्तान। आउट ऑफ पाकिस्तान, किसी ने यूके, किसी ने यूरोप, किसी ने यूएसए, किसी ने दुबई, अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। और यहाँ दूसरे के बच्चों को धर्म के नाम पे मार रहे हो। ये तो उस देश की जो जिसको हम कहते हैं हुक्मरान हैं, ये तो उनकी मानसिकता है। मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन मैं एक और चीज़ आपसे, आपने जिक्र किया कि मैं 21 को वहाँ था, तो आप अपनी पर्सनल विजिट के ऊपर थे श्रीनगर या इस इलाके में। दिलो साहब, आप दोबारा जाना चाहेंगे कश्मीर? बिल्कुल, इस हमले के बाद भी? बिल्कुल, अपनी फैमिली को लेकर? बिल्कुल। मैं अभी ये जो बात अभी मैं करने वाला था अगली, कि कश्मीर का जो पीस प्रोसेस है ना, क्योंकि जो कश्मीरी है स्टेक होल्डर्स जी, उसमें अब इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी कश्मीरी 95% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा कश्मीरी नहीं चाहते कि वापस वो काले दौर में जाएं। तो वो जो कश्मीरी है जो अपनी इज्जत की रोटी कमाना चाहता है, जो बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अभी जो मल्टीनेशनल्स कंपनी आ रही हैं बाहर से जो आके
इंडस्ट्री खुलेगी, उसमें जब जॉब क्रिएशन होगी, लोग बच्चों को वहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी, वो जो दौर शुरू हो चुका है वो चक्का वापस नहीं घूमेगा। थोड़ी दिनों में जब हालात ठीक हो जाएंगे, ये जो अभी बादल मंडरा रहे हैं ये छट जाएंगे, कश्मीर वापस खुशहाली के दौर में आएगा। क्योंकि ये जो पीस जो अभी चल रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं हो सकती। कुछ एक बीच में इसमें अड़चने आएंगी, कुछ एक झटके आएंगे, कुछ एक डिप आएंगे, लेकिन ये तरक्की एकदम से जारी रहेगी। लेकिन एक फैक्ट ये भी है सर कि एग्जैक्टली हमें नंबर नहीं पता कि कितने लोग थे वहां पर। आपको लगता है कि ये इंटेलिजेंस, आप ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत कमेंट कर चुके हो, इंटेलिजेंस फेलियर है, ये बहुत चर्चाएं इसको लेकर हो रही हैं, क्या हमने बाइसन वैली को बिल्कुल छोड़ दिया? मतलब ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है जो मर्जी हो ना हो, या हमें बिल्कुल भी हमारे पास कोई इनपुट नहीं था कि जहां पर रोजाना 1000-2000 लोग पहुंच रहे हैं पूरे देश से, इनफैक्ट फॉरेनर्स भी थे, तो हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया? देखिए, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक इंटेलिजेंस, एक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो होती है प्रोफिलेक्टिक होती है कि जिस भी इलाके में, अभी आप पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए जी, जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ पुलिस प्रेजेंस रहती है। बिल्कुल रहती है। चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो कोई भी बड़ा बाजार है, कुछ सिक्योरिटी के लोग हमेशा रहते हैं, जबकि यहाँ पे कोई आतंकवाद नहीं चल रहा है। हर चौक के ऊपर आपको सिपाही खड़ा हुआ मिलता है। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहाँ पे आतंकी हमला हो सकता है, और बाइसैरन वैली जो है सड़क से 30 से 40 मिनट पैदल रास्ता है कि हम, और ऊपर वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर है। अगर हमला होता भी है तो मोबाइल से पीछे मैसेज आना, फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिएक्ट करना, तो 45 मिनट से 1 घंटा कम से कम है। ऐसे में जब इतने सारे यात्री वहाँ पे हैं, 200-500 हज़ार, एक ऐसे इलाके में जहाँ पे सड़क भी नज़दीक नहीं है, हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है, हेलीकॉप्टर नज़दीक नहीं है, और किसी के जाने आने का बहुत दिक्कत है, और वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे पुलिस का या सीआरपीएफ का एक भी आदमी ना होना, मेरे हिसाब से ये सिक्योरिटी लैप्स है। होना चाहिए था, होना चाहिए था। जहाँ पे आपके सिविलियन जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, पब्लिक है, और वो इलाका सड़क से दूर है जी, आइसोलेटेड है जी, और वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस बहुत जरूरी थी। आप गए हो सर उस मैं मैदान वेस्टर्न वैली में गया। वेस्टर्न वैली में? हाँ, मैं गया हूँ। मैं तो देखिए 7-8 टेन्योर है, पूरा कश्मीर करीब जी, पैदल चल के देखा है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आप जब वहां पर आप कोर कमांडर थे तो क्या डिप्लॉयमेंट होती थी वहां पर? देखिए, ये जो Specifically उस पहलगाम जगह का पर। जो इलाका है, और क्योंकि टूरिस्ट आते रहते हैं जी, यहाँ पे, जो मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट, जी, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उसमें मिलिट्री शामिल है, यानी कि आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा है, सीआरपीएफ जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंडर काम करती है, और इसके अलावा बीएसएफ, डिपेंडिंग के कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। जी, तो ये जो पहलगाम के आसपास का इलाका है ये जनरली आम करके पुलिस के कंट्रोल में रहता है। ठीक है। मिलिट्री या राष्ट्रीय राइफल की यूनिट्स पास में हैं, लेकिन वो सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए निकलती हैं या रोड ओपनिंग के लिए निकलती हैं, जिसको रोड की सुरक्षा देनी, जब कोई मिलिट्री कॉन्वॉय आ रही है। तो यहाँ पर ये जिम्मेवारी पुलिस की और सीआरपीएफ की थी या ओवरऑल पुलिस की थी, और वहाँ पे एक भी पुलिसमैन का ना होना, जबकि 100 की या 1000 की तादाद में वहाँ पे आपको लगता है ये यात्री भी थे। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? बिल्कुल है, और मेरे को पक्का यकीन है, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं कश्मीर में जी, बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं, और वो जरूर इस बात को देखेंगे कि ये क्या लैप्स हुआ, किसकी गलती है, और ये पक्का सामने आएगा। और रही बात इंटेलिजेंस की, ना, इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो बहुत एक पचीदा तरीका होता है। उसमें एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि आपने नज़र से देखा कि ये बाहर का आदमी है, तो जो आपका मुखबिर होगा या खबरी होगा वो आपको फ़ोन करेगा कि साहब बाहर के आदमी दिखाई दिए यहाँ पे, सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड बंदे दिखे। जहाँ कोई मोबाइल से बातचीत कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ और आप मुझे वहाँ मिलिए, तो आप उस मोबाइल को इंटरसेप्ट करते हो कि ये तो इस इलाके में नया मोबाइल खुल गया है, तो फिर आप उसको
गाइड कर, उसको आप उसको सर्वेलेंस रखते हो, तो आपको खबर मिलती है। इसके अलावा और टेक्निकल तरीके हैं ना। पहलगाम जैसा इलाका, जबकि टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है, जो लोकल आदमी हैं वो सिर्फ 15-20-25% है। जो ढाबे वाले हैं वो बाहर से आए हैं, जो ढाबे का स्टाफ है वो बाहर से आया है, पोनी वाले कुछ लोकल हैं, कुछ कश्मीर से, कुछ रजौरी पुंछ से आए हैं, जो टैक्सी वाले हैं वो कुछ लोकल हैं, मोस्टली बाहर से आए हैं, और यात्री तो 100% ही बाहर से आए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये बात पकड़ना कि साहब ये बाहर का आदमी दिखाई दिया है, जबकि 80% लोग बाहर के हैं, और ये नया मोबाइल खुला है, जबकि 70% मोबाइल सुबह खुलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं। यात्री आते हैं, बिल्कुल नए फोन मोबाइल उस इलाके में नए खुल जाते हैं, और शाम को यात्री श्रीनगर वापस चले गए, जम्मू चले गए, जहाँ फ्लाइट लेके वापस गए, तो वो मोबाइल अगले दिन नए मोबाइल खुलते हैं। तो इसलिए ऐसे इलाके में इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस की खबर आनी चाहिए थी। मैं एक और आर्टिकल एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। और इसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंस को बोलना कि इंटेलिजेंस से ये खबर नहीं आई, ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 हमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम किसी छोटी सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन नहीं कर रहे। हमारे सामने पूरा एक देश है पाकिस्तान, जो इन सब आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उस देश की मिलिट्री, उस देश की ISI, उस देश का पैसा और उस देश का पूरा सपोर्ट है, और वो अगर 100 हरकत करने के लिए अपने बंदे भेजता है, और इंटेलिजेंस एजेंसी उसमें से 99 या 99 को विफल कर देती है या सफल नहीं होने देती, लेकिन एक ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंस की पकड़ में नहीं आता, और वो पुलवामा जहाँ पहलगाम जैसे एक बड़ा हमला में तब्दील होता है। दुख है उस बात का कि वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि जो 99 रोक दिए गए, उसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज जिक्र नहीं करते, टीवी पे नहीं आते, अखबार में नहीं आते, तो वो जो 99 विफल किए हैं और एक निकल गया, तो मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि ये भी नहीं निकलना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन वही इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलवामा में मैं कोर कमांडर था, अगर पुलवामा हो गया तो वही इंटेलिजेंस एजेंसी ने 100 घंटे के अंदर खबर दे के वो सारे टेररिस्ट को ख़त्म करवाया। 14 फरवरी को पुलवामा हुआ, 24 फरवरी को पुलवामा 2 होने वाला था। जो आतंकवादी था उसने अपना पूरा नमाज वगैरह पढ़ लिया था, वीडियो बना लिया था, गाड़ी में एक्सप्लोजिव रख दिया गया था, और फिर इंटेलिजेंस की खबर आई, और 24 फरवरी को हमने उस मॉड्यूल को भी ख़त्म किया। मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है जी। तो अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो ये 100 घंटे में कैसे मारे जाते, और 24 फरवरी वाला पुलवामा 2 कैसे रुक जाता। मैं वही कह रहा था कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि डेली के बेसिस के ऊपर, जैसे आपने जिक्र कर दिया कि 100 इंटेलिजेंस की इनपुट्स आती हैं, तो उनमें से कितनी आप बहुत सीरियसली ले रहे हो, कितने के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन मैं एक और छोटी सी चीज़ इसमें जानना चाहूँगा कि ये जो आतंकी हमले प्लान किए जाते हैं, क्या ये भी छोटे बड़े होते हैं, या सारे इस तरीके से ही प्लान किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो? देखिए, ये जो हमले पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा प्लान किए जाते हैं जी, ये अलग अलग समय के डिमांड के हिसाब से, उनकी नज़रिए से कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, जो कश्मीर के बाहर के लोग वहाँ पे काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, जहाँ कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस करने गए थे, जिनको नॉन लोकल्स बोलते हैं, उनको कत्ल किया जाता था। जी। अब ये एक बंदा बिहार से, बंगाल से, या यूपी से, या कहीं से भी मजदूरी करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कश्मीर में गया है, और उसका सबको मालूम है कि ये कश्मीरी नहीं है, ये बिहार का है, इस जगह पे सुबह काम करता है, रात को आके इस झोंपड़ी में सोता है, गरीब आदमी है जी, और रात को आके उसको मार देना, ये कहाँ की जिहाद है। लेकिन वो मार देना खबरों में आता है, कश्मीर फिर खबरों में रहता है। तो जो इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कि कश्मीर तो अभी खुशहाली आ रही है, लोग सोच रहे हैं कश्मीर पीसफुल हो गया है, तो कुछ करो। कुछ करो मीन्स ये 2 नॉन लोकल्स को मार दो, 4 नॉन लोकल्स को मार दो। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ करने की तो हिम्मत नहीं है। और अभी जब पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा बवाल हो गया, तो अभी उनको लगा कि कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। तो अभी ये पहलगाम जैसा इंसिडेंट को अंजाम दिया गया। मैं एक और चीज़ में आखिरी 1-2 सवाल आपसे लूँगा, हमारी लंबी बातचीत हुई है। देखिए, पुलवामा के बाद भी हम ये जिक्र कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने कहा कि 100 घंटे में हमने एक तरह से वो
आप कहिए कि एक तरह से रिवेंज ले लिया, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। 6 साल बाद फिर हम उसी स्टेज के ऊपर खड़े हैं जहाँ पर कुछ लोगों को हमने गवा दिया, और इस बार तो कुछ अलग ही हो गया कि हिंदू मुसलमान कर दिया उन्होंने, और दूसरा आम लोगों को, टूरिस्टों को अटैक किया। एक एग्जाम्पल है बिल्कुल पड़ोसी राज्य पंजाब, जहाँ इस समय हम बैठे भी हैं। तो पंजाब अगर मिलिटेंसी के दौर से बाहर आ गया या आ सकता है, तो क्या कश्मीर के लिए भी पॉसिबल है? क्या जीरो हो सकता है वहां पर? बिल्कुल, किसी भी टेररिस्ट जो होती है, टेररिस्ट तो जो एक चलता है किसी भी स्टेट में, जी। टेररिज्म का जो दौर चलता है, उसमें जो आखिरी के 10% है, पहले यहाँ पे हजारों में थे टेररिस्ट कश्मीर में, अभी टेररिस्ट की गिनती 100 से कम है पूरे कश्मीर में। पूरे कश्मीर में, और उसमें भी 80% तो पाकिस्तानी हैं जिनको ज़बरदस्ती भेजा गया है कि जाके कुछ करो। और ये फेज़ जो है, ये एक आखिरी फेज़ रहता है टेररिज्म को ख़त्म करने का। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन फेज़। यानी कि जो भी कार्रवाई अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने की, जहाँ अवाम के साथ में जो उनका कोऑर्डिनेशन रहा, या इंटेलिजेंस एजेंसी ने, अभी लास्ट का जो 10% है जी, अभी उसको ख़त्म करना है। और क्योंकि नंबर ऑफ टेररिस्ट कम हो गए हैं, ये कंसोलिडेशन फेज सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं TDS होता है, या टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें 2-3 बात होती हैं। एक तो होता है कि टेररिस्ट की गिनती कम रह गई है जी। गिनती कम रहेगी तो वो नज़र कम आएंगे, वो भी अपने आप को बचा के चलेंगे, और वो ज़्यादा किसी घटना को अंजाम नहीं देंगे कि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है। और इसीलिए पीस आता है। जब पीस आता है तो लोग बाहर निकलते हैं, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाई करने जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या होता है कि हर 2 साल में बदली होते हैं जी। टेन्योर 2-2.5 साल का रहता है। छोड़ के जम्मू कश्मीर पुलिस, वो भी 2-2.5 साल में जम्मू कश्मीर से निकल के जम्मू चले जाएंगे, जहाँ साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर में चले जाएंगे, जहाँ हेडक्वार्टर में आ जाएंगे, हेडक्वार्टर से वापस फील्ड में चले जाएंगे। तो क्योंकि 2-2.5 साल में सिक्योरिटी फोर्सेस चेंज होती है, जो नए सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आते हैं उनको लगता है कि यार 5-6 साल से तो कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब सारा पीसफुल हो गया। इंग्लिश का लफ्ज़ है कॉम्प्लेसेंसी जी। यानी कि ऐसी आपके अंदर भावना आनी शुरू होती है कि अब तो आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन आतंकवाद खत्म हुआ नहीं होता है, कंसोलिडेशन फेज अभी भी चल रहा है। और ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, ये वर्ल्ड ओवर की बात है। ये जो कंसोलिडेशन का दौर है, ये सबसे लंबा चलता है और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अभी कश्मीर में वो दौर चल रहा है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कंसोलिडेशन का दौर पंजाब में आपको 95 लगता है, जब बेअंत सिंह का असैसिनेशन हो गया? आखिर के जो 3-4 साल 5 साल थे, जी। वो कंसोलिडेशन थी, जहाँ पे इक्का दुक्का लोग अभी भी कोई कार्रवाई करते थे। और लेकिन जब पब्लिक ने बोला कि हमें नहीं चाहिए, हम तो बहुत खुश हैं, वो दौर कश्मीर में भी अभी चल रहा है। जब पब्लिक सपोर्ट बंद हो जाएगी, अगर मान लो पूरे गांव में एक आदमी रह गया जो अभी भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद में ऐसा हादसा हो जाता, तो गांव वाले ही उस आदमी को निकाल के बाहर कर देंगे कि तेरे कारण पूरे गांव के ऊपर देखो इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो वो फेज अभी चल रहा है, धीरे धीरे आएगा। तो इसके बारे में कितना टाइम लगता है। और पंजाब और कश्मीर, टेरेन अलग है, डेमोग्राफी अलग है, बिल्कुल, रिलीजन कंपोनेंट अलग है, एंड यू नो अलाइनमेंट ऑफ रिलीजन विद पाकिस्तान अलग है। तो पंजाब और कश्मीर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपको लिंक नजर आ रहा है? पंजाब में कुछ टाइम में, पिछले कुछ टाइम में ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं, आपको कोई लिंक नजर आता है इनका कश्मीर? देखिए, ये जो छोटा मोटा ग्रेनेड अटैक, उसको पुलिस कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये एज ऑफ नाउ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि पुलिस इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ही फिर आगे बात बढ़ती है। एक सर, अमरनाथ यात्रा पर आपको असर नजर आता है इस अटैक का? देखिए, अमरनाथ जी यात्रा जो है ना, उसके ऊपर सिक्योरिटी बड़ी फुल प्रूफ होती है और 24/7 होती है। क्योंकि मैं तो कई बार अमरनाथ यात्रा को कंडक्ट कर चुका हूँ। मैं खुद 59 बार 59 टाइम्स श्री अमरनाथ जी की गुफा में जाके मत्था टेक चुका हूँ। जब मैं कैप्टन था 89 में जी, तो मेरी कंपनी की जिम्मेवारी थी बालटाल वाले रूट को, उस टाइम पे सिर्फ एक कंपनी थी जी, बालटाल वाले रूट को पूरी सिक्योरिटी देना, और जो फौजी यात्री हैं उनको रात के रहने का और उनके खाने पीने का, और जो कि यात्री फंस गया है उसको खाने के लिए मदद देना या मेडिकल हेल्प देना। और एक इंजीनियर प्लेटून थी, जहाँ पे भी रास्ता ख़राब हुआ तो उसको जो पगडंडी है उसको थोड़ा रिपेयर करना। जी। तो मैं हर रोज़ सुबह जाता था श्री अमरनाथ जी केव में,
और शाम तो वापस आ जाता था। उस टाइम पे मैंने 57 टाइम्स, क्योंकि यात्रा 57 दिन चली थी, जी। 57 टाइम्स मत्था टेका था। डेली आप डेली जाता था। मेरा सवाल और जब इसलिए कोर था। कमांडर था जी। तो वहाँ पे जो प्रथम पूजा होती है, जी। जिस दिन यात्रा शुरू होती है, जी। जो प्रथम पूजा होती है वो गवर्नर साहब और कोर कमांडर दोनों करते हैं। जी। तो जो 2019 की यात्रा में जो प्रथम पूजा हुई थी जी। वो मैंने और गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी ने की थी, जी। और उसके बाद मैं एक बार फिर गया था। तो मैं आप 59 टाइम्स 59 टाइम्स मैं यात्रा में जा चुका हूँ। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि देखिए पुलवामा फरवरी में हुआ था, उसके बाद जुलाई में अमरनाथ यात्रा आई 2019 में, इस बार अप्रैल में हुआ ये पूरा घटनाक्रम, और अब थोड़े दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। लेकिन इस बार अंतर ये है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया, और अमरनाथ यात्रा जो करते हैं हम जानते हैं कि उसमें मेजॉरिटी, या मैं कहूँ कि लगभग 100% हिंदू होते हैं। तो उनके जहन में ये बात होगी, लोग अपने परिवार के सदस्यों को भेजने से कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि वहाँ जाएं ना जाएं, आप रहने दीजिए, मत जाइए, रजिस्ट्रेशन हो गया तब भी छोड़ दीजिए। मेरा सवाल इसलिए था, आप उनको क्या कहना चाहेंगे देखिए, जो लोग पुलवामा के अमरनाथ बाद यात्रा भी पे जो जाना माहौल हुआ था, जी। उस टाइम पे टेररिज्म का दौर आज के दौर से थोड़ा ऊपर था। जी। और उसके बाद भी जो अमरनाथ यात्रा हुई 2019 की, बहुत सक्सेसफुल यात्रा थी, बहुत श्रद्धालु आए, और यात्रा में एक दिन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब 370 हटना था 5 अगस्त, उससे 2-3 दिन पहले यात्रा क्लोज हुई थी सिक्योरिटी रीजंस के कारण, और उस टाइम पे यात्रा बिल्कुल ठीक चली। आज भी आपकी बात सही है, मैं इससे सहमत हूँ कि कुछ लोग अपनी रिजर्वेशन को कैंसिल करेंगे, बिल्कुल। कुछ लोग सोचेंगे कि अभी थोड़ा वेट करता हूँ क्या हालात बनते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही बोलेंगे नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन अभी भी 2 महीने से ज़्यादा का टाइम बाकी है। जी, लगभग 1 जुलाई से शुरू, 1 2 जुलाई जुलाई से से, हाँ जी, बिल्कुल। और 3 जुलाई से शुरू है शायद। जी। तो 3 जुलाई से शुरू है, तो अभी भी 2 महीने का वक्त बाकी है। तो देखिए उस समय इसके बीच में क्या कुछ होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में क्या। और मैंने तो वहाँ पे ऐसे ऐसे श्रद्धालु देखे हैं जिनको मौत की परवाह नहीं है, जिंदगी की परवाह नहीं है। मैं जब कैप्टन था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं कैप्टन था तो मैं चलते हुए ऊपर जा रहा था, मेरे साथ में मेडिकल टीम थी, मेरे साथ में 2 स्पेयर पोनी थे या खच्चर थे कि किसी को मदद की ज़रूरत पड़े। तो एक औरत थी, 85 ईयर्स 85 साल के रहे होंगे, तो वो पत्थर पे बैठे हुए थे, काफ़ी जैसे कहते हैं हल्का फुल्का कमज़ोर टाइप सा शरीर था जी। तो पत्थर, बर्फ़ का इलाका शुरू हो गया था, पत्थर पे बैठे सुस्ता रहे थे, सांस ले रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा माता जी नमस्ते। कहते नमस्ते बेटा। मैं कहा माता जी अगर आपको ज़रूरत है तो हमारे पास में खच्चर हैं, आपको हम हेल्प कर सकते हैं। बताऊँ क्या बोलते मेरे को? कहती पिछले 31 साल से आ रही हूँ अमरनाथ यात्रा में। कहती आज तक किसी की मदद नहीं ली, और आज तू क्या मेरी मदद करेगा। और उम्र कितनी थी उनकी? 85 के रही होगी, लगभग 88, 80-85 के रही होगी। तो ऐसा जज्बा है वहाँ पे, तो भोलेनाथ का जो जिसको कहते हैं ना सरूर जो है यात्रियों में जो आता है, वो एक देखने वाला मंजर होता है वहाँ पे। मतलब इट्स, यू हैव टू बी देयर टू फील दैट थिंग। हवा में एक एक श्रद्धा रहती है वहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल होता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी के बंदोबस्त एकदम फुल प्रूफ है। तो आप मतलब सुजेस्ट कर रहे हैं जो जाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुत सिक्योर तरीके से कराई जाती है, और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। चलिए सर, मेरा एक आखिरी सवाल, जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहीं उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा। क्या भारत इस समय जंग की दहलीज पर है? देखिए, जंग किस लेवल पे जाएगी वो जिम्मेवारी पाकिस्तान की है जी। क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान ने की है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। वो जवाब मिलिट्री का भी हो सकता है, डिप्लोमेटिक कुछ हो गया है, पॉलिटिकल। आपको पहलगाम जंग लग रही है कि पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी है? कोई, मैं कहता हूँ पहल उसने की है। जंग के जो हालात बन रहे हैं, जो भी हालात बन रहे हैं जी, इसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान की है। क्योंकि जो पहलगाम में उन्होंने इंसिडेंट किया टेररिज्म का, उसके बाद ही तो सब कुछ हो रहा है। और अब जब हिंदुस्तान अपना वापस रिएक्शन देगा, उसके बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। सो पूरी जिम्मेवारी, क्या पीस वापस आएगा या जंग किस स्तर तक जाएगी, वो पाकिस्तान के ऊपर है।
मेरा एक और छोटा सा सवाल सर, बहुत लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पंजाब का भी अगर मैं गलत नहीं तो 500 550 किलोमीटर का है। अगर मैं बिल्कुल कश्मीर से शुरू हो जाऊं गुजरात तक लगभग 3000 किलोमीटर है। आपको क्या लग रहा है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है या किया जाता है तो कौन सी बॉर्डर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है आज की डेट में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन नज़र आ सकता है? देखिए, एक मिलिट्री टर्म है, इंग्लिश में मैं पहले बोलूँगा फिर हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। इंडियन रिस्पॉन्स, जो भी इंडिया का रिस्पॉन्स अभी होगा, जी, इट कैन बी मिलिट्री और पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कॉम्बिनेशन और स्टैंड अलोन। जी, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इट विल बी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडियाज चूजिंग। हिंदुस्तान ये बात को डिसाइड करेगा कि किस जगह पे किस समय पे उसने हमला करना है, और उसके लिए सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं। कोई भी ऑप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक स्टैंड अलोन या अपने आप में एक कार्रवाई, जहां किसी दूसरी कार्रवाई के साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ भी हो सकते हैं, पंजाब का इलाका भी हो सकता है, राजस्थान का रेगिस्तान भी हो सकता है, या फिर गुजरात का पानी भी हो सकता है। देखिए, ये जो डिसीजन है ना ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन का, जी, आज की तारीख में ये डिसीजन के ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं। उसमें टॉप हायरार्की ऑफ गवर्नमेंट, जी, टॉप हायरार्की ऑफ मिलिट्री, टॉप हायरार्की ऑफ डिप्लोमेट्स, इकोनॉमिक्स, ये तमाम जो लोग हैं ये सब अपना अपना उसमें इनपुट्स दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अभी फोर्सेस के ऊपर है वो क्या सिलेक्शन करते हैं, जो खबरों में आया है, फ्री हैंड दिए। फ्री हैंड दिया है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या होता है कि सब सोच विचार करके ही फाइनल एक्शन होता है। और उसमें जो सबसे अच्छा लगता है कि ये मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वो ऑप्शन क्या होगी, कहाँ पर होगी, किस क्वांटिटी में होगी, किस क्वालिटी में होगी, सिंगल सर्विस होगी यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ मल्टीपल सर्विस होगी, स्टैंड अलोन होगी यानी कि अपने आप में बस एक जगह किया, जहाँ मल्टीपल जगह कोऑर्डिनेटेड रहेंगी, जहाँ मल्टीपल जगह के ऊपर स्टैगर्ड रहेंगे इन टाइम एंड स्पेस, कि वक्त और डिस्टेंस वो कहीं पहले होगा कहीं बाद में होगा। वो भी हो सकता है जहाँ एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह पे, जहाँ एक ही टाइम पे एक ही जगह पे। तो ये सब ऑप्शंस हैं, इसीलिए सरप्राइज सबसे बड़ा फैक्टर है, और सरप्राइज इंडिया के हक में है। मैं सर इस बातचीत को ख़त्म करूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि एक सवाल स्किप कर गया हूं, मैं उसके ऊपर ज़रूर आना चाहूँगा। आपने जिक्र किया था कि इंडिया के साथ इस समय दुनिया की कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की जो नज़दीकियां हैं वो दुनिया ने देखी हैं। अगर जंग जैसी स्थिति बनती है तो क्या चाइना पाकिस्तान को बैक कर सकता है? दो तरीके से आप भी समझते हैं कि बैक होता है, या तो बिल्कुल पीछे जाके खड़े हो जाओ, या फिर उनको जो हथियार हैं, एमुनेशंस हैं, वो उपलब्ध करवाते रहे मुहैया। पाकिस्तान का उछलना, लोग कह रहे हैं, इस समय चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के लोग जिस तरह से, या खासतौर पर पॉलिटिशियंस उछल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन बोल रहा है। देखिए, मैं चीन पे आता हूँ। जो उछलने की बात है, जहाँ जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देने की बात है, लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, जिसने 93,000 स्टैंडिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जहाज़ों के साथ, अपने शिप्स के साथ, अपने एमुनेशन, एक्सप्लोजिव टैंक्स के साथ बांग्लादेश में सरेंडर किया था। 93,000 ने सरेंडर किया था। बिल्कुल। और सरेंडर के एक दिन पहले वीडियो हैं BBC के, नियाजी भी यही बात बोल रहा था, हम लड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और 24 घंटे बाद में सरेंडर किया था, और उसके बाद शाम में इंडिया के मैस में बैठ के स्कॉच पी रहा था। तो ये जो गीदड़ भभकियां हैं, जी, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर वो पाव आधे आधे पाव के न्यूक्लियर बम, ये सब उस श्रेणी में आते हैं। जो जब नेशंस गो टू वॉर ना, वो बहुत सीरियस बिजनेस होता है, उसमें हर चीज को नापा तोला जाता है। जी, जिंदगी मौत का वहां पे सवाल होता है।
देश की गरिमा का सवाल होता है, देश के मान सम्मान का सवाल होता है, देश की इकोनॉमी का सवाल होता है, देश की पॉपुलेशन का सवाल होता है। और आज की तारीख में तमाम राइट थिंकिंग कंट्रीज हिंदुस्तान के साथ हैं। सिर्फ चाइना और टर्की वो पाकिस्तान के साथ हैं कि उन दोनों के पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। चाइना का ग्वादर पोर्ट से लेकर पूरा सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर बाल्टिस्तान से होते हुए गिलगित बाल्टिस्तान बलूचिस्तान से होते हुए गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए चीन में जाता है। और उसका ये अरेबियन सी में आना, अरब महासागर में आना, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा लंबी दूरदर्शिता का टारगेट है। तो चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। और दूसरी बात जो सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया पे एक बात और भी आ रही है कि हमें दुनिया, पाकिस्तानी कह रहे हैं हमें दुनिया वाले नहीं मरने देंगे या हारने देंगे। कहते हमने लोगों को कर्जा ही इतना देना है कि वो देश नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। तो चाइना ने पाकिस्तान को इतना कर्जा दे रखा है जी, और चाइना नहीं चाहेगा कि उसका कर्जा डूब जाए। तो चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान बट नॉट एक्टिवली मेरे हिसाब से। और इसी में मैंने जिक्र किया था कि डिप्लोमेटिक ऑप्शन, डिप्लोमेसी जो है अभी क्यों वक्त लग रहा है। डिप्लोमेट्स अपना हर जगह जा करके, आपने देखा तो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी तालिबान के पास भी गए। तो जो डिप्लोमेट्स है वो अपना काम कर रहे हैं ताकि दूसरे देश, डिप्लोमेट्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं ताकि बिल्कुल। दूसरे देश इस जंग में पाकिस्तान के साथ ना रहें। When nations go to war, nations go to war. Militaries only fight on the border. बिल्कुल। मिलिट्री जो है नेशन का जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसका एक हिस्सा मिलिट्री है। बाकी जैसे मैंने बोला डिप्लोमेटिक एफर्ट, इकोनॉमिक एफर्ट्स, पॉलिटिकल एफर्ट्स, इंडस्ट्रियल एफर्ट्स, इवन द थिंक टैंक्स, ओपिनियन मेकर्स, आवर एम्बेसीज अब्रॉड, सब लोग इस लड़ाई के जो हिंदुस्तान की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। तो मिलिट्री उसका एक सिर्फ हिस्सा है। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद। उम्मीद है कि ये जो हमारी बातचीत है ये ना सिर्फ देशवासियों तक तो पहुंचेगी, बहुत सारे सवाल सबके जहन में थे और उम्मीद करते हैं कि ये आज की बातचीत जो पाकिस्तान में लोग या उनके जो नेता हैं उन तक भी पहुंचेगी। शायद उनके नेता पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान की असलियत है शायद उन तक पहुंचने नहीं दे रहे। जो हमने कोशिश की है कि एग्जैक्टली दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा जा रहा है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने ला के रखी है। इस बातचीत में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।